नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जेएनआर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ ही रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी, तो आखिर में नागपुर में दंगा हो ही गया, काइंड ऑफ, मतलब नॉट रियली बट हो गया। Great pity. So, irrespective of whatever anybody says, let's be very clear. मैं मानता हूं कि riots cannot be condoned, nor can they be justified. Violence in any form is not justifiable in a democracy. But what was the intelligence doing? मतलब हमारी जो महाराष्ट्र स्टेट की जो इंटेलिजेंस है उनको मालूम नहीं था कि ये सब रूमर मॉन्गरिंग हो रही है, ये इस तरीके की अफवाहें जो हैं वो स्प्रेड हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये मतलब कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही आजकल? क्या पहले तो होती थी। पुलिस स्टेशन के बाहर ही प्रोटेस्ट हो रहा था। There was gathering, there was huge gathering outside the police station, and there was provocation, and any normal person would understand that this is going to inflame into a bigger kind of a problem. It's going to escalate. Yes, escalate in a bigger manner. But no, क्या there was no coordination between departments? क्या लोकल पुलिस स्टेशन ने कमांड से मांगा था कि एडिशनल फोर्सेस मंगाए थे कि इसको कंट्रोल हम लोग कर नहीं पाएंगे, एडिशनल फोर्सेस? तो ऑल दिस कम टू प्ले, एंड इफ वी रियली द सीनियर इंस्पेक्टर आस्क्ड फॉर फोर्स, व्हाई द फोर्स टुक सच लॉन्ग टाइम टू कम देयर? एक दो तीन घंटा तो लग ही गए थे उनको, 2-3 घंटा। और वो 2-3 घंटे में जो कांड होना था हो गया, मतलब इस तरीके से गाड़ियां वगैरह जला दी गई, कुछ काफी दुकानें वगैरह तोड़ी गई वगैरह वगैरह वगैरह। और ये भी कहा जा रहा है, ये बात पूछी गई थी कि इतने पत्थर कहां से आए। वो साथ में कंस्ट्रक्शन साइट थी, वो पत्थर वगैरह वहां से लिए थे उन्होंने, ठेले में थे वो, एक व्हील बैरो में थे। पत्थर एक नॉर्मल मॉडस ऑपरेंडी है। आप देखो कोई भी, चाहे वो कोई भी जुलूस हो, जहां भी हो, पत्थर अवेलेबल हो जाते हैं 2 मिनट में। पत्थर इज अवेलेबल। और दूसरी बात क्या होती है, रूफटॉप्स आल्सो, जैसे आप अभी बात कर रहे थे पेट्रोल बम, वो कहां से आ जाता है, मतलब समझ में नहीं आता मेरे को। 2 मिनट में पेट्रोल पंप भी हो। ये जो एक प्रकार के माइंडसेट है कि इसको जल्दी करके पत्थरबाजी का इस्तेमाल करना, पेट्रोल बम्स जल्द से जल्द मैन्युफैक्चर करके फेंकना। नाउ दिस हैज टू बी कंट्रोल्ड। दे कंट्रोल्ड इट वेरी वेल इन कश्मीर। कश्मीर को पत्थरबाजी टोटल जीरो पे लेके आया, टोटल जीरो। नहीं तो हर बात पे पत्थरबाजी था, हर बात पे पत्थर मारना, हर बात। जी बिल्कुल। We endured that since years until this government came and stopped the entire thing. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए साहब, नागपुर छोटी सी जगह है, बहुत बड़ी जगह नहीं। और नागपुर में कौन तमाशबीन है, कौन किस किस तरीके से कहाँ से प्रोवोक करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, सबको मालूम है। तो लिहाजा अब तो खैर एक्शन होगा ही। और मैंने तो ये भी सुना है कि अभी बहुत थोड़ी देर में बुलडोजर एक्शन भी होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको सलाह भी दी है कि इसको छोड़िएगा नहीं, इसको ये जो घटना हुई है इसको यहीं तक सीमित रहने दीजिएगा, और इसको यहाँ तक सीमित रहने के लिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। That's what he has said. सर 4 डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पर अटैक हुआ है। अब इसमें भी अगर चुप बैठेंगे तो पुलिस का मनोबल टूट जाएगा। That's it. फीमेल ऑफिसर, फीमेल पुलिस स्टाफ पर हाथ लगाए हैं उन लोगों ने। And it is the neighbors who came forward. Yes. वहाँ जो पड़ोस में जितने भी लोग थे, हिंदू मुसलमान दोनों, उन्होंने जाकर के बचाया उनको। तो वही, अगर फीमेल कांस्टेबल या फीमेल वुमेन ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स पे हाथ उठाता है और अभी आप एक्ट नहीं करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है। When are you going to act? It reminds me of the demonstration of the Rohingyas which took place at the Azad Maidan. Exactly. जहाँ पर अमर ज्योति तोड़ी गई थी। तब भी शायद हमारे आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ही मुख्यमंत्री थे। I think R.R. पाटिल थे। R.R. पाटिल थे। चलिए R.R. पाटिल थे। R.R. पाटिल था। They were not acting under Raj. Yes, it was R.R. Patil. Yes. Raj Thackeray, Aru Patnaik was there. There was that fellow, that tantric Bengali or somebody, Baba Bengali, yes. who was responsible. But then later on, his pictures were found with a lot of the BJP leaders, which is rather sad. I don't say that anybody was responsible, but it took place. Yes, it was during R.R. Patil's time as Home Minister. I hope the laxity that was observed at that time will not be observed this time. And Nagpur. और इसके पहले कि हम लोग अपने गेस्ट के पास जाएं, प्रदीप जी ये भी बता दें कि औरंगजेब का जो मकबरा है खुल्दाबाद में, जो
छत्रपति संभाजी डिस्ट्रिक्ट है खुलदाबाद में, वहाँ पर बहुत पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है, बिकॉज इट इज़ अंडर सेंट्रल प्रोटेक्शन। और उसको उसके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए द स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट इट, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू आवर गेस्ट। आई बिलीव वी हैव आवर फ्रेंड्स द्विवेदी साहब, संजय द्विवेदी जी। जय श्री राम। जय सिया राम, हर हर महादेव फ्रॉम दी उद्धव ठाकरे सेना। नमस्कार सर, हर हर महादेव। एंड आवर फ्रेंड धनंजय जुनरकर साहब। जुनरकर साहब कैसे हैं? नमस्ते सर, आपका आशीर्वाद। अरे सर क्या बात है, जबरदस्त। एडवोकेट संजय धनंजय जुनरकर जी। That's right, Advocate Sanjay Junarkar, Advocate Dhananjay Junarkar साहब, and of course our dear friend शैलेश पांडे साहब। शैलेश पांडे जी, बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। जय सिया राम, नमस्कार। महाकुंभ जाने के बाद वो रुद्राक्ष हमेशा संजय जी के गले पर, शैलेश जी के गले पर हमेशा देखा। शैलेश पांडे जी के गले में Yes, ही है, yes. बिल्कुल। और राजीव जी के गले में रुद्राक्ष की माला देख के मुझे और भी अत्यंत प्रसन्नता और खुशी हो रही है। सर ये बाला साहब ने दी थी, ये बाला साहब ठाकरे ने दी थी सर, वो दोबारा मिल गई, प्रदीप जी को मिल गई वो। Yes, yes. मेरे पास भी नहीं थी, वो प्रदीप जी को मिल गई। ये बाला साहब ठाकरे ने दी थी सर, अब दोबारा मैंने इसको पहनना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही। जय सिया राम सर, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू। मैं पहले चलता हूं, हमारे मित्र जो हैं कांग्रेस के धनंजय जुनरकर साहब, और सबसे युवा वही हैं, सबसे ही इज द यंगेस्ट हियर, सो लेट्स गो अक्रॉस टू हिम। तो जुनरकर साहब आप ये बताएं, नागपुर में क्या हो गया सर? महाराष्ट्र में ये 73 साल के बाद, आफ्टर द 73rd ईयर, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 73 साल के बाद यहां पर कुछ ऐसी अप्रिय घटना हुई है नागपुर में। पहले नागपुर में ऐसे कभी नहीं होती थी, और वो घटना जो है ये भी आपको बता दूं। गॉड ब्लेस यू सर। क्या है कि ये स्टूडियो इतना ठंडा रखते हैं कि मतलब हालत खराब हो जाती है सबकी। क्यों रखते हैं? मुझे लगता है जान के रखते हैं ताकि सबको जुकाम हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि नागपुर में जब यह घटना हुई थी तो उस दंगे को खत्म करने वाले का नाम शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरु गोलवलकर जी ने पब्लिक स्टेटमेंट दी थी कि अगर 20 मिनट में खत्म नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पे आ रहे हैं। आपको मालूम है आधे घंटे में दंगा खत्म हो गया, सब लोग घर चले गए। ये हुआ था उस टाइम पे। अब आप बोले जुनरकर साहब, प्लीज गो अहेड। मिस्टर धनंजय जुनरकर फ्रॉम द कांग्रेस, प्लीज गो अहेड सर। सर, दुनिया अंतरिक्ष पर जा रही है, नए नए वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और हम लोग 300 साल पुरानी कब्र खोदने के 318 साल पुरानी, लोग 318। तो ये एक आपस में अपने को एक अलग, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। मैंने कहा 318 साल पुरानी। हाँ, 318, राइट। 318 साल पुरानी कब्र खोदने का आंदोलन कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल। नागपुर का सर दंगा पूर्व नियोजित था, ऐसा सीएम साहब का बोलना था। इसका मतलब आप देखिए कि फिर इंटेलिजेंस की जानकारी, कानून सुव्यवस्था, ये हार है। आप अपने वार्ड में अगर कोई कार्यक्रम करते हैं बिना पुलिस परमिशन, 100-150 लोग अगर इकट्ठा हो गए तो 5 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है और परमिशन अपने को मांगती है, परमिशन देना आपके पास, मतलब पुलिस पहुंच जाती है। यहाँ 600-700 लोग एक वार्ड में जमा होते हैं, उनके पास पेवर ब्लॉक थे और आपने कहा पेट्रोल बॉम्ब भी थे उनके पास। तो इतनी तैयारी करके लोग किस प्रकार से जमा हुए, पुलिस को मालूम ही नहीं, कोई इंटेलिजेंस और कोई जानकारी नहीं है। ये बहुत बड़ा फेलियर है जी। दुरुस्त सर। बात। आगे अंग्रेजी पूरा करने दीजिए, बोलिए। अंग्रेजी में सर एक कहावत है, कीप द पॉट बॉइलिंग। इसका मतलब मुद्दे को लगातार गर्म रखो। अपने यहाँ मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बीजेपी को सबसे प्रिय मुद्दा है, उसको गर्म रखने की कोशिश वो लगातार करते रहते हैं। अगर मुद्दा नहीं है तो मुद्दा बनाओ, मुद्दा बन गया तो फिर उसको गर्म करो। इस प्रकार का उनका व्यवहार रहता है। अभी ये जो छावा पिक्चर आई थी, छावा पिक्चर के माध्यम से औरंगजेब का जो कब्र का मुद्दा सब लोगों के सामने आया कि उसने किस प्रकार से तकलीफ दी हमारे राजा को और किस प्रकार से उनका 40 दिन पीड़ा देने के बाद अति वेदनादायी मृत्यु उनको, मतलब मृत्यु के हवाले उनको जाना पड़ा। तो ये दिखा रहे कि औरंगजेब मतलब ही सारे मुस्लिम लोग हैं, वो औरंगजेब की मानसिकता रखने वाले ही है। इस प्रकार का एक नजरिया तैयार करने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश गलत है, ये मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। अगर सर बोलिए You want to say something? एडवोकेट धनंजय जुनरकर साहब, मगर सकपाल जी, हर्षवर्धन सकपाल जी, औरंगजेब का तुलना देवेंद्र फडणवीस जी से करना कहां तक सच है? एक नाथ शिंदे जी ने कहा, क्या देवेंद्र फडणवीस ने किसी के आंखों को निकाला है?
क्या किसी के जीप को काटा है? तो आपने औरंगजेब और देवेंद्र फडणवीस जी का तुलना कैसे किया? एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि he has to apologize, सपकाल जी को अपोलोजाइज करना चाहिए। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? किस प्रकार से तुलना? ये स्टेटमेंट बिल्कुल, इन्होंने जो बात कही सतपाल साहब के बारे में, ये बात बिल्कुल गलत है। 9 मार्च की सभा में भी उन्होंने यही बात कहा था। उन्होंने कहा था कि इनका जो राज्य कारभार है, ये राज्य कारभार और औरंगजेब का राज्य कारभार, इसकी तुलना की है फडणवीस साहब को। कैसे कैसे सर, जरा वही प्रदीप जी ने वही पूछा आपसे, अब ये जरा समझाया जाए कैसे है? आप देखिए, संतोष देशमुख का मर्डर हो गया, स्वारगेट का प्रकरण हो गया, संतोष देशमुख का मर्डर हो गया, 3 महीना हो गया, कृष्णा आंधळे अपने को मिल नहीं रहा है, लाडली बहनों के पैसे की संख्या में अभी कटौती ये लोग कर रहे हैं। तो ये सब मेन चीजों पे से आपका ध्यान दूर होने के लिए इस प्रकार से ये लोग बातें कर रहे हैं। तो फिर औरंगजेब कहां से आ गया इसमें? मुझे तो ये समझ में नहीं आया सर। ये तो पॉलिटिकल मुद्दे हैं ना, ये तो मूल आधार के मुद्दे हैं महाराष्ट्र के। मैं मानता हूं, जैसे आपने भीड़ की बात करी सर, किसानों की आत्महत्या हो रही, गए हो रही 3000 किसानों की आत्महत्या हो गई। एक अभी टीचर ने आत्महत्या की, उसको 18 साल से पगार नहीं है। पगार मांगने गया तो उसको बोला कि भाई तू जाके फांसी पे लटक जा, इस प्रकार से उसको कमेंट किया। बेचारा उसने पूरी अपनी अंतिम इच्छा सब लिख के, लेटर लिख के, सुसाइड नोट लिख के उसने आत्महत्या कर दी। तो ये जो सब प्रकार हो रहे हैं, ये सब प्रकार निंदनीय है। अगर एक राज्य में क्रूरता कहां पर है जुनेकर साहब? सकता है, क्रूरता संभालेगा? क्रूरता कहां पर है? क्रुएलिटी क्रूरता कहां पर दिखाई दी आपको? सर, संतोष देशमुख का मर्डर क्या क्रूएलिटी नहीं आपको नजर आ रही? सबसे बड़ा क्रूएलिटी वही है। अभी बीच में वापस परसों एक वहां मर्डर और हो चुका है, वहां को जो और खोक्या करके जो है, वो भी सब लोग अपने हाथ से में कायदा लेके मारपीट कर रहे लोगों को। खेती में किसान वहां लेके जाके वहां सुला के लिटा के वहां मार रहे, हॉकी स्टिक से मार रहे, आप बैट से मार रहे। ये सब सोशल मीडिया पे ये फोटो आ रहे, वीडियो आ रहे, हम सब देख रहे। इससे ज्यादा क्रूरता आपको क्या चाहिए? दुरुस्त बात है, लेकिन जुनेकर साहब, इसके पहले कि मैं आदरणीय सम्माननीय द्विवेदी जी के पास जाऊं और उसके बाद मैं आऊंगा वापस हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं शैलेश पांडे साहब के पास। सर, माफ कीजिएगा, जो आपने बातें अभी बताई हैं सर, वो सब तो कांग्रेस के राज में होती थी। तब भी किसानों की आत्महत्या होती थी, इसी प्रकार पंचों की, सरपंचों की मौत हुई। मौत मांगे परिवार खैरलांजी में जिस प्रकार मारा गया, सबके सामने घुमाया गया, उनको काटा गया, ये सब कांग्रेस के राज में हुआ। तो उसमें नई बात क्या है? महाराष्ट्र में ऐसा होता था ना, पहले भी ऐसा होता था। जात पात से प्रेरित एक्सटॉर्शन द्वारा, गैंगस्टरिज्म द्वारा ये सब होता था। इसमें औरंगजेब कहां से आ गया? मतलब सारी सरकारें जो भी महाराष्ट्र में आती हैं वो औरंगजेब से प्रेरित है, ये कहना चाह रहे हैं आप धनंजय जुनेकर साहब? नहीं, इसमें शॉर्ट में बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको पूरा अच्छा से मताधिक्य मिला है, अच्छे से आप वहाँ वेलफेयर स्टेट की संकल्पना पूरी करने की पोजीशन में आप वहाँ हो, कोई भी प्रकार का विरोध आपको वहाँ है नहीं, तो आप एक अच्छा सीएम बताओ होने की और अच्छे प्रकार से काम करने की रूपरेखा क्यों नहीं वहां आप नियोजित कर सकते? वहां आपका रेखा चित्र क्यों नहीं आपका आ रहा? आपके यहाँ संतोष देशमुख का जो मर्डर हुआ, आज 3 महीने हो गए, कृष्णा आंधळे नहीं मिल सकता है, ये इस पे आप भरोसा रखेंगे क्या सर? और आप देखिए जिस प्रकार से किसानों की आत्महत्या हुई, उसके लिए कोई प्लानिंग ही नहीं हो रहा, बेकारी हो रही है, रोजगारी में अपने को तकलीफ हो रही है। यही सब मेन जो मुद्दे है, ये मुद्दे कहाँ है? ये मुद्दे को ध्यान नजरअंदाज करके सब हिंदू मुस्लिम और कबर के ऊपर ही हम लोग जा रहे हैं। जी, दुरुस्त बात है। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू द्विवेदी साहब। द्विवेदी साहब, ये जो नागपुर की घटना हुई है, ये असल में है क्या है कि ये कैसे हो गया सर? नागपुर में तो ऐसा कभी होता ही नहीं था पहले, ये क्यों हो गया? क्या लगता है आपको द्विवेदी साहब? देखिए बजाज जी, जो दंगा हुआ, जो घायल हुए लोग जी, उनके लिए मेरी संवेदनाएं हैं। बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, उसको सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि इस तरह से कोई भी दंगा या फसाद ना होने पाए, जिससे आम जनमानस जो है वो परेशान हो, उसके सम्मान में चोट पहुंचे। 30 पुलिस वाले, 4 डीएसपी रैंक के लोग घायल हुए हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, आप इसको देखिए जरा। जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद चंदे के लिए
जो भावनी ढांचा था हमारा जी राम मंदिर निर्माण में जो था, उसमें ही बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। क्योंकि राजीव गांधी ने बनवा शिलान्यास करा दिया था। बीजेपी को पॉइंट मिल गया था कि सर इस पर राजनीति की जाए। बीजेपी ने राजनीति शुरू की, उसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को आगे किया गया, उनके द्वारा राजनीति की गई। जब ढांचा गिरने लगा तो इनके नेता भाग गए, चाहे बजरंग दल के नेता हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हो, चाहे बीजेपी के नेता हो। अडवाणी जी ने यहाँ तक कह दिया था, मैं पूरी लाइन पढ़ के सुना सकता हूँ, उन्होंने कहा था इससे हमारा कोई मतलब नहीं, ये आतंकवादी घटना है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, कह के उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था। मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूँ ना, तो चूंकि मैं भी 30 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हूँ, हमारे गठबंधन था, तो आप भी देखिए विश्व हिंदू परिषद को भी मैं जानता हूँ, बजरंग दल को भी मैं जानता हूँ। बजरंग दल खत्म हो गया, विश्व हिंदू परिषद खत्म हो गया, कोई है ही नहीं इनके नेता। तो ये महाराज कहाँ से आ गए? देखिए छावा पिक्चर है, पहले आई छावा पिक्चर पे आपने कुछ नहीं किया ना, उसमें आपने बैन लगाया। अब वो आदमी ने जो बात कही कि साहब मैंने वो किताब पढ़ के जो है उस पे मैंने अपना प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, उस किताब पे भी आपने बैन नहीं लगाया। अब आपने तुरंत देखा साहब, कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री जो है उसकी लड़की को लोग छेड़छाड़ करते हैं, उसके पास सिक्योरिटी होती है, वो जाके एफआईआर दर्ज करा रही है और बयान दे रही है पूरे महाराष्ट्र में कि साहब यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। अब देखिए किस तरह से घेरा जा रहा है। जिन मुद्दों पर चुनाव जीत के आए, मुद्दे क्या थे? लाडली बहन योजना, भोजन थाली, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, यह तमाम और से किसानों के लिए तमाम कर्ज माफी की बात की गई थी। ये मुद्दे एक्चुअली में इतने ज्यादा भरवना गए, इतने ज्यादा फैल गए कि अब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जो लगने लगा इस मुद्दे को कैसे हटाया जाए। 318 साल पुरानी कब्र है और हमारे सनातन धर्म में कब्र पे राजनीति मना लिखी हुई है। जैसे भी आरएसएस का बयान आया कि साहब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भाई, उस समय जब हम आंदोलन कर रहे थे मंदिर का, उसमें ना बीजेपी सरकार केंद्र में थी ना सरकार थी, उत्तर प्रदेश में, हमारे महाराष्ट्र में थी। लेकिन आज महाराष्ट्र में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और जो कब्र वाली विषय है वो तो मुख्यमंत्री ज्ञापन दीजिए, मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से बात कर ले, माननीय मोदी से बात कर ले और हटवा दीजिए। मैं भी संग में चलूंगा कार से बात करने। तो यही द्विवेदी जी, यही तो उद्धव जी तो यही कह रहे हैं, कब्र हटा दो, मगर मोदी जी फरमान दे, मोदी जी ऑर्डर निकाले कब्र। आदित्य ठाकरे जी कह रहे हैं संरक्षित है ना, मगर गलत नहीं कह रहे हैं। मगर हिंदुत्व को आपने त्याग किया है। एक नाथ शिंदे जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व को त्याग करके औरंगजेब बन गए। औरंगजेब या ऐसे कहा, औरंगजेब के मार्गों पर चलने लगे थे, इसलिए शिंदे साहब ने पूरे फोर्स को तोड़ के अपने पार्टी बना के बीजेपी के साथ जुड़ गए हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए। आप औरंगजेब बन गए थे। औरंगजेब नहीं बढ़ा रहे, हिंदुत्व आगे नहीं बढ़ा, गुलामी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो बाला साहब ने कभी, ठाकरे ने कभी गुलामी नहीं की महाराष्ट्र में बीजेपी की, वो गुलामी कर रहे थे। बाला साहब क्या करते थे मालूम है आपको? बाला साहब कहते थे ये उनका कोठा है, अब मैं पूरा बता दूंगा आपको, कोठा है। वो ये कहते कमलाबाई का कोठा है। अब आप अंदाज लगा लीजिए, कमलाबाई का कोठा कहते थे भारतीय जनता पार्टी में। अब आप समझ लीजिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसकी गुलामी करने कौन पहुंच गए? हमारे एक नाथ शिंदे जी पहुंच गए, जो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए। आपने बात में थोड़ी अलग कर दी, मैं थोड़े से कह दूं, फिर मैं दूसरी बात कहता हूँ। वो गुलाम बन गए, ना तो मुख्यमंत्री पद मिला, ना उनको गृह मंत्रालय मिला, पालक मंत्री तक नहीं मिला। पालक मंत्री में 2-2 घंटे सड़क जाम कर रहे हैं। तो जहां सड़क जाम हो रही हो वहां पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बैन क्यों नहीं किया गया? इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये तो संगठन है ही नहीं ना। इनको गिरफ्तार किया जाता पहले दिन, जब 4 दिन से वो चिल्ला रहे थे और चिल्ला के नारे लगा रहे थे कि उन्हें इसके मतलब कहीं ना कहीं सरकार का उनके ऊपर हाथ है। पुलिस को कहा गया था इनको नारे लगाने दीजिए, नारे ही लगाते रहेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये औरंगजेब की बात ही नहीं सर, ये अब जो आप लोग बार बार कह रहे थे औरंगजेब की वजह से ये घटना घटी। इन्होंने कलमा लिखा, हरा कपड़ा भी उस चीज में जलाया।
सर उस पर कलमा था नहीं। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ समर्थन कर रहा हूँ, सर वो बोलता है कलमा नहीं नहीं था। कर रहा हूँ, लेकिन किसी की भावना भड़काने का अधिकार संजय द्विवेदी को है क्या, या प्रदीप जी को है, या बजाज जी को है? मैं इतनी बात पूछना चाहता हूँ सर आपसे। सर, लेकिन आज द्विवेदी जी, कपड़ा मुख्यमंत्री जी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उस पे कलमा नहीं था, जो हरा कपड़ा जलाया गया उस पे कलमा नहीं था। वो आप वीडियो देख लीजिए, उस पे कलमा नहीं था। नहीं सर, ये जान करके अफवाह फैलाई गई। जी अब आप बोले। बजाज जी, मैं कहने जा रहा हूँ, हरा कपड़ा जलाया गया है ना, हरा कपड़ा जलाया हरा कपड़ा जलाया गया। क्यों प्रसिद्ध पर हरा कपड़ा जलाया? जी जलाया। भाजपा ने हरा कपड़ा क्यों जलाया? औरंगजेब की फोटो के साथ जलाया। जी हाँ। तो क्यों जलाया हरा कपड़ा? क्या जरूरत है हरा कपड़ा जलाने की? देखिए यही सब कारण है, मैं बता दूं आपसे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे से आप दंगा करेंगे। सर इसका मतलब ये होगा द्विवेदी जी तो आगे से दंगा करेंगे, आगे से लोग पथराव करेंगे, लोगों को मारेंगे, गाड़ियों को जलाएंगे। बिल्कुल भर्त्सना कर रहा हूँ जी। उनको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने दंगा भड़काया, चाहे विष्णु प्रसाद लोग हो, चाहे बजरंग दल के लोग हो, चाहे जो लोग हो, उनको तुरंत गिरफ्तारी करके उन पर मकौमा लगाइए। जो सबसे बड़ा वो होता है वो लगाइए उन पे। मैं बिल्कुल इसकी वो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अगर बयान में दे रहा हूँ, इसकी मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस तरह की घटना जो है जी, आप इस तरह की अगर कब हटानी थी तो आप ज्ञापन देते, माननीय आपके फडणवीस जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को, वो अपने केंद्र सरकार से बात कर लेते। तो चलिए मैं भी कार सेवा करने चल रहा हूँ, और मैं भी हटवा देता हूँ, मैं भी कार सेवा करूंगा। जैसे बाबी ध्वंस के समय कार सेवा की थी अयोध्या में जाके, यहाँ भी कार सेवा करूंगा। लेकिन आज की डेट में सरकार होने के बाद अगर धरना प्रदर्शन सरकार करवा रही है, इसके मतलब है कि सरकार की मंशा उचित नहीं है। तो शैलेश पांडे जी से पूछ लें सर, काम किए हैं इसको छिपाने के लिए, दबाने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। जी तो शैलेश पांडे जी, अब आपके ऊपर यह आरोप है कि यह जान करके करवाया जा रहा है। देखिए साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अकल वाला आदमी, कोई भी अकल वाला महाराष्ट्र का कोई भी रहीवासी होगा, वो या पूरे हिंदुस्तान का कोई भी नहीं चाहेगा कि औरंगजेब का मकबरा यहां पर हो, कोई नहीं चाहेगा, सीधी सादी बात है। लेकिन यह बात बार बार आ रही है सर कि यह जान करके करवाया जा रहा है, क्योंकि बीड़ में मर्डर हुआ और उसका वीडियो जो है वो सर्कुलेट हुआ। उसके बाद धनंजय मुंडे जी को इतनी देर लग गई रिजाइन करने में। फिर उसके बाद परभनी के अंदर डेथ इन पुलिस कस्टडी हुई, वहां पे वो क्या नाम है उनका, सोमनाथ जी, सोमनाथ सूर्यवंशी साहब, वो उनके बारे में तो बेचारों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि दलित लीडर थे वो। और उसके अलावा पूना की घटना हुई, बदलापुर की घटना हुई, ठाणे में एक और घटना हुई, और साथ में जो लड़की बहन योजना के लिए जो टोटल कितने 6 के 7 हजार करोड़ जो डाइवर्ट किए गए सोशल स्कीम से, सोशल वर्क स्कीम से, जिसका जिक्र आप ही के मंत्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार 4000 करोड़ आपने मेरी सोशल वर्क स्कीम से आपने निकाल के लड़की बहना योजना में डाल दिए, मुझे बताया तक नहीं। इन सब के ऊपर पर्दा डालने के लिए अब ये औरंगजेब का मसला शुरू हो गया है। अब शैलेश पांडे जी आप बोले, प्लीज गो अहेड। देखिए राजीव जी सर, विरोधियों के आरोप प्रत्यारोप से कोई सच बात झूठ नहीं हो जाएगी, सच सच होती है। आप देखेंगे और महाराष्ट्र की और देश की पूरी जनता ने ये देखा है कि ये मुद्दा शुरू किसने किया। बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए औरंगजेब का मुद्दा लाई। ये बात सरासर गलत है। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर इन्हीं कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के जो अलायंस है, इंडी अलायंस के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने सबसे पहले इस महाराष्ट्र की धरती पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर, छत्रपति संभाजी महाराज की धरती पर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धरती पर औरंगजेब का महिमा मंडन किया। और क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन करने के बाद ये सारे वाद विवाद शुरू हुए, सारी चर्चाएं शुरू हुई। मुझे बताइए, देश की जनता ये कतई मानेगी नहीं, कतई इसके हमेशा से विरोध करती रही और करती रहेगी। इस देश के अंदर औरंगजेब का महिमा मंडल नहीं चलेगा। उस औरंगजेब का महिमा मंडल अबू आजमी ने किया
जिस क्रूर औरंगजेब ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक लगातार तरह तरह की अनेक यातनाएं देते हुए उनकी निर्ममता से, क्रूरता से हत्या की, उनके आंख फोड़े गए, उनके नाखून निकाले गए, उनके शरीर के जो चमड़ियां थी उसको उधेड़ा गया, उस पे नमक लगाया गया, उनके पैर काटे गए, हाथ काटे गए, अंत में 40वें दिन उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। इतनी निर्ममता से, निर्दयता से क्रूर हत्या पूरे दुनिया के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा जो औरंगजेब ने किया था। और ऐसे क्रूर औरंगजेब का आप बखान करोगे, महिमा मंडन करोगे, ये हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। देश के 140 करोड़ नागरिक भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो क्रूर औरंगजेब जिसने काशी विश्वनाथ जी का मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया, मंदिर ध्वस्त कराए, अनेक मंदिरों को ध्वस्त कराए, हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, हिंदू बहन बेटियों पर अनेकों उसकी सेनाओं के द्वारा अत्याचार किए गए। और ऐसे क्रूर औरंगजेब का आप महिमा मंडन करोगे, ये हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर जाकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे राष्ट्रवादी हिंदूवादी संगठनों ने आवाज उठाई कि उसका जो कब्र है वो वहां से हटाया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। तो उसके बाद नागपुर में उस आंदोलन के खिलाफ औरंगजेब के कब्र को हटाया जाए, इस विषय के खिलाफ वहां पर नागपुर में दंगा किया गया। और वो भी दंगा सुनियोजित षड्यंत्र साजिश के तहत। आप देखेंगे, मैंने सारे नेशनल न्यूज चैनल पर सारे वीडियोस देखे हैं कि किस तरह से वहां की नागपुर की जनता ने, महल की जनता ने, गणेश पेट की जनता ने ये कहा कि चुन चुन कर हिंदुओं के घरों पर आक्रमण किए गए, हिंदुओं की गाड़ियां तोड़ी गई, जिस घर के बाहर ओम और स्वास्तिक के निशान लगे हुए थे उन्हीं घरों को टारगेट किया गया, उन्हीं पर तोड़फोड़ किया गया, उन्हीं पर अत्याचार किया गया। और हद तो तब हो जाती है कि जो इस दंगा को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वहां पर जाती है, डीसीपी इतने बड़े अधिकारी के का हाथ पर हमला किया जाता है कुल्हाड़ी से, धार कुल्हाड़ी से उन पर मतलब हमला किया जाता है। 20 से 25 पुलिस वाले घायल होते हैं। इतनी बड़ी निर्दयता, इतनी बड़ी क्रूरता किसके लिए? औरंगजेब के लिए। पांडे जी, अभी हमारे भाई पांडे जी, उन्होंने ये कहा कि ये जो छावा दिखाकर माहौल गर्म किया गया, या उसके बाद लोग छावा में संभाजी महाराज के साथ है, लेकिन औरंगजेब के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि औरंगजेब के साथ वाले मानसिकता के लोग यहाँ नहीं है। तो ये मुझे बताइए, ये नागपुर में जो हुआ, ये किस मानसिकता के साथ ये समाज, मुस्लिम समाज खड़ा हुआ? ये औरंगजेब के साथ खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ? ये पूरी दुनिया ने देखा कि नहीं देखा? तो मुझे आप बताइए। पांडे जी आगे बढ़कर, पांडे जी आपको पूछता हूँ, आरएसएस के लिए दंगा करना इस देश में क्या साबित करना चाहते हैं? देश को किस ओर करना चाहते हैं? ये गलत है, गलत है। और कहता हूँ पांडे जी, इसमें दो चीज है। एक, फडणवीस साहब ने औरंगजेब का ऊपर महान नहीं चलेगा। अभी देश के अंदर जी महाराज महान थे, संभाजी महाराज महान हैं, महाराणा प्रताप महान है। और यही पांडे जी मगर कॉन्फ्लिक्टिंग, पांडे जी सुनिए, पांडे जी कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल जा रहा है। फडणवीस साहब ने कहा कि एक्शन होगा, फडणवीस साहब ने कहा कि पुलिस पर अटैक करने वालों पर एक्शन होगा, बट आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी के मदर है, वो पेरेंट बॉडी है। आरएसएस ने कहा कि इस चीज को हम लोग समर्थन मेन प्रायोरिटी में लेते नहीं है। औरंगजेब को कब्र को हटाना, टूम को हटाना आरएसएस अपना प्रायोरिटी नहीं मानता है। आरएसएस के स्पोक्सपर्सन अंबेडकर जी ने आज कहा खुलेआम, ठीक है वीएचपी बजरंग दल करे बट बीजेपी कुछ करे, बट ये आरएसएस के एजेंडा में नहीं है। तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग क्या है? बिकॉज विश्व हिंदू परिषद भी आरएसएस के स्कूल से आते हैं, बजरंग दल भी आरएसएस के स्कूल से आते हैं, बीजेपी भी आरएसएस के स्कूल से आते हैं। आरएसएस मना कर रहे, आरएसएस कर रहे कि ये टूम हमारा प्रायोरिटी नहीं है, औरंगजेब हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल क्यों जा रहा है? पांडे जी, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल क्यों जा रहा है देश में?
देखिए, मैं इसको कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं कहूंगा। मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के भावनाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है, और कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, ये कभी भी देशभक्त संगठन है, और ये हमेशा से छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए विचारधारा में काम करने वाली संगठन है, और हम छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान को हम भूल नहीं सकते। आज महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे 50 लाख से ज्यादा युवा और नागरिक छत्रपति संभाजी महाराज मास्क का पालन कर रहे हैं, 1 महीने से लगातार पैर में चप्पल ना पहने, न किसी प्रकार का मीठा मिष्ठान खाए, अपनी श्रद्धांजलि, अपनी आदरांजलि अपने राजा छत्रपति संभाजी महाराज के लिए दे रहे हैं। उनके बलिदान दिन से लेकर 1 महीने तक महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी मास मनाया जा रहा है, और ये हमारी श्रद्धांजलि है छत्रपति संभाजी महाराज की, और छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या निर्दयता से करने वाले औरंगजेब के साथ हम बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते। सर सिर्फ वही नहीं, ये हमारी बात पहले भी हो चुकी है, और आज देश की जनता ये चाहती है कि औरंगजेब का कब्रमास हटाया जाए। ये पूरे देश के हर कोने से आवाज उठ रही है, हर देश की जनता की आवाज उठ रही है, और हम देश की जनता की आवाज के साथ है, हिंदू समाज के साथ है। और जो छत्रपति संभाजी महाराज की निर्ममता से क्रूरता से हत्या किया, काशी विश्वनाथ में मंदिर को तोड़वाया, हम उसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। सर आप कृष्ण जन्मस्थान भूल गए, कृष्ण जन्मभूमि भूल गए। जी बिल्कुल, अनेक, मैंने कहा सैकड़ों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का कृष्ण जन्मभूमि भूल गए ने किया है। ये इस देश के गुरु तेग बहादुर को भूल गए। मुसलमानों सर गुरु तेग बहादुर को भूल गए, उनके सर मैं आ रहा हूँ अरे द्विवेदी जी आ रहा हूँ आपके पास, 1 सेकंड सर मुझे पूछने तो दो। द्विवेदी जी महाराज मुझे पूछना तो दीजिए, ये 2 ब्राह्मणों, अरे यार 2 महाब्राह्मणों के बीच में मेरा सैंडविच बन जाता है। 1 सेकंड सर प्लीज। सर पांडे जी मेरी ये प्रॉब्लम है, इसमें मेरी समस्या यहां पर ये है, सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार के दायरे में नहीं आता है, महाराष्ट्र सरकार अपने आप इसको रिमूव नहीं कर सकती है, तो इट हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में यह मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में लिस्टेड है। तो यहां पर जो निर्णय होगा वो मोदी सरकार द्वारा होगा, तो देवेंद्र फडणवीस जी को वहां जाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 सर मैं मानता हूं आपने जो कुछ बातें आपने कही बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि औरंगजेब के बारे में जो आपने कहा है वो 1% भी नहीं है। जो कुछ औरंगजेब ने किया वो 1% भी नहीं बताया आपने, जो वास्तविकता है वो अगर बताने को जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूं सर, ये 318 साल पुरानी घटना है। 318 years ago 3 मार्च 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ। खुलदाबाद में उसकी वहीं पे एक सिंपल सी साधारण सी वहां पे उसकी एक ग्रेव बना दी। सर मैं मानता हूं पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, बाकी सब चीजें हैं, लेकिन सर आपको लगता नहीं है कि हमें बेरोजगारी के बारे में कुछ बात करनी चाहिए, सूखा पड़ रहा है उसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए? और आज की खबर तो यह है शैलेश पांडे जी, आई एम श्योर यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो, आज मराठवाड़ा में और खानदेश में आज बारिश हुई है सर, अनसीजनल रेन्स हैव हैपेंड, बहुत हालत खराब होने वाली है सर, फार्मर्स को लेके, किसानों को लेके इस बार बहुत हालत खराब होने वाली है। मैं चाहूंगा चलिए ये आप मुद्दा लें, बट यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस सर, दिस इज फार मोर इंपॉर्टेंट। पांडे साहब अब आप बोलें सर। देखिए राजीव जी, ये समसामयिक और करंट इश्यू और राष्ट्रवाद की इश्यू जो करंट में है, ये तो मुद्दे हैं ही, लेकिन इसके साथ ही जो आप भी ने बात कही बेरोजगारी की, किसानों की, तो वो सारे हमेशा किसानों के लिए, देश के नागरिकों के लिए 365 दिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो किसी भी राज्य में हो और देश में, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम कर रही है। और इसीलिए तो आज देखिए इस बार बजट में हमने 12 लाख तक के जो कैटेगरी होती है वहां के लोगों को मास्क दिए ताकि लोगों को राहत मिले। हमने तरह तरह की योजनाएं देश को दी हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25
करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठे। आज देश के अंदर 11 करोड़ शौचालय किसने निर्माण किया देश में? आज गरीबों को 6 करोड़ से ज्यादा जिनके सर पे छत नहीं था उनको छत देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गरीब कल्याण के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए और अनेकों अनेक योजनाएं आज केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर चल रही है। विकास के लिए हमने अनेक अनेक काम किए जो कि मैंने अनेक बार आपके चैनल पे गिनाए। अब रही बात ये कि जब हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की बात जब आती है, भगवान राम की बात आती है, देव देश धर्म की बात आती है, तो देव देश धर्म से बढ़ के कोई बात नहीं होती है। और ऐसे वक्त में जिनकी ये लोग महिमा मंडन कर रहे हैं, सर आपको लगता नहीं है? बहुत सारी चीजें बताई जी, दुरुस्त बात है। इसके पहले सर इन्होंने चांदनी चौक में सर धड़ से अलग कर दिया। क्यों औरंगजेब ने किया था कि हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार करो, नहीं, और उन्होंने ना कहा, उन्होंने कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसके लिए उनका सर धड़ से अलग कर दिया। यहाँ पर दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के अंदर गुरुद्वारा है सर, छोटे छोटे जो साहबजादे थे उनको उनका गर्दन कटवा दिया, उनको दीवार में चुनवा दिया। भाई मती दास को क्या किया? तेल में उबलते हुए तेल में उनकी हत्याएं कर दी। ऐसे अनेकों अनेक गुरुओं की इन्होंने हत्याएं की, सिखों की हत्याएं की, आज हिंदुओं की हत्याएं की। और हिंदुओं के हत्यारों का आप महिमा मंडन करोगे, हमें दर्द नहीं होगा, हमें पीड़ा नहीं होगी? तो सर आपसे एक चीज पूछता हूं जो प्रदीप जी ने पूछा, एक सेकंड, जो बहुत गंभीर सवाल है सर, ये बहुत गंभीर सवाल है। एक सेकंड सर पांडे जी, एक मिनट, ये बड़ा गंभीर सवाल है। आदरणीय सामान्य मुख्यमंत्री, मैं उनको बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, भरोसा है मेरा पूरा उन पे, देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने कहा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। लेकिन सर जब दंगाई तलवारें लेकर के पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, पुलिस को पत्थर मारते हैं, फीमेल डीसीपी, फीमेल पुलिस ऑफिसर के ऊपर, उनके ऊपर यातनाएं देने की कोशिश करते हैं, ये तो अच्छा हुआ आसपास के लोग बीच में आ गए, उन्होंने उनको बचा लिया, तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। आपको लगता नहीं है कि यहां पर कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए जो दिखे? सर जैसे यूपी में 2 मिनट के अंदर, 1 दिन के अंदर अंदर बुलडोजर चल जाता है, क्या नागपुर में कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे आप? पूछ रहा हूं आपसे। देखिए राजू जी, बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि दंगा में जिन जिन लोग शामिल है उनको किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। सर वो तो हर चीज में बोलते हैं बख्शा नहीं जाएगा, सर वो तो स्टैंडर्ड लाइन है उनकी, बख्शा नहीं जाएगा। सैकड़ों लोग जेल के सलाखों के अंदर गए हैं, 61 लोग 61 की जा रही है, कोई 61 लोगों को अरेस्ट किया गया। एमसीओसीए का कोई नाम नहीं ले रहे हैं, मौका का कोई नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ बोल रहे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ ने जैसे किए थे। लोग चाहते हैं कि आप स्ट्रिक्ट बोल रहे तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, तुरंत एक्शन नहीं, बिकॉज वहां हमने देखा कि योगी जी डिक्लेयर किए थे बुलडोजर चलेगा, पैसा वहां से वसूल करेंगे और चला, उनके प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करेंगे, उनके प्रॉपर्टी से बेच के हम लोग पूरे दंगाई जो बर्बाद किया प्रॉपर्टी उसका। तो ऐसे ठोस बातें सुनना चाहते हैं पूरे महाराष्ट्र के देश। आप जल्द सुनेंगे, महाराष्ट्र की जनता जल्द सुनेगी, देवा भाव का बुलडोजर भी चलेगा। जो लोग अनैतिक, अनधिकृत और दंगाई हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज में सम्मिलित हैं, लोकतंत्र देश के कानून को ध्यान में रखते हुए सारी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। देवा भाव कठोर निर्णय लेंगे और देवा भाव का बुलडोजर जल्द नागपुर में चलेगा, बुलडोजर चलेगा। जुनारकर साहब, कांग्रेस टॉप लीडरशिप ने देवेंद्र फडणवीस जी के पूरे चीज को फेल कहा। जैसे देवेंद्र फडणवीस हैज फेल्ड, और आगे जाके आपके टॉप लीडरशिप ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने राजधर्म नहीं निभाए। राजधर्म क्या है? कौन सा राजधर्म निभाए नहीं है? एडवोकेट धनंजय जुनारकर जी, टॉप लीडरशिप ने कैसे कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने राजधर्म नहीं निभाए? सर संतोष देशमुख का मर्डर को 3 महीने हो गए, उसमें कृष्णा आंधळे जो वांटेड है 3 महीने 3.5 महीने से अपने को वो मिल नहीं रहा। सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या हो गई, जिस प्रकार से उसका पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है, आज तक पुलिस को कोई भी पुलिस के ऊपर आपने केस करना नहीं करना, कौन जिम्मेदार है उसकी बात नहीं हो रही है।
प्रशांत कोरटकर अच्छे संबंध है, जिसको चिल्लर कहा था सीएम ने कि ये तो चिल्लर है, ये चिल्लर भी पुलिस को नहीं मिल रही अभी तक, बहुत टाइम हो गया। राहुल सोलापुरकर, सुधांशु त्रिवेदी, प्रशांत कोरटकर, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो शब्द किए हैं, भगत सिंह कोश्यारी, ये सब अभी इन्होंने जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, क्या उनको याद है कि क्या किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या शब्द और क्या क्या वाक्य रचना वापरी थी। और आदरणीय स्वतंत्र वीर सावरकर जी का संभाजी राजे के लिए जो कुछ लिखा गया है किताब में, क्या वो उसके लिए भी उनको उन्होंने कभी पढ़ा है, क्या लिखा है, उसके ऊपर उनका क्या विचार है, वो भी हम सुनना चाहेंगे। और अभी आपने जो जिस प्रकार से बात किया कि वेलफेयर स्टेट के लिए कुछ कर नहीं रहे, तो ये मैं आपको, नई सरकार इनको प्रचंड हर एक सरकार जो प्रचंड बहुमत से आने की सोचती है, तो इनको प्रचंड बहुमत मिलने के बाद इनको कोई तकलीफ ही नहीं है कि आगे क्या करना है, 5 साल इनको काम करना है, तो काम क्यों नहीं हो रहा। देश के किसानों के ऊपर 11 लाख करोड़ का कर्जा है, लेकिन वो कर्जा नजरअंदाज कर रहे हैं लोग, किसानों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। और अभी आपने कहा कि विदर्भ में बारिश आया था और हालत खराब होने वाली है, तो जो मेन मुद्दे हैं, ये मेन मुद्दे इनके ऊपर वो क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके अपने उद्योगपति दोस्तों को 16.5 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने माफ कर दिया, लेकिन किसानों का चाराना माफ करने की इनकी इच्छा नहीं हो रही। निर्यात में गए 3 सालों में सर 10.9% की गिरावट आई है, कच्चा तेल सस्ता हो गया है, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव में हम लोग को कोई मदद नहीं हो रही। और अभी ये जो जिस प्रकार से अभी महाराष्ट्र में ये दंगा जो हुआ नागपुर का, उसका पूरा अगर विवेचन हम करते तो हमको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री है वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ योगी जी के साथ कंपटीशन करने में कितनी कट्टरता में दिखा सकता हूँ, वो कट्टरता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और आरएसएस के माध्यम से फडणवीस साहब नेक्स्ट पीएम हो सकते हैं, ये उनका जो रोल चल रहा है, उनको इसलिए वो अपना उग्र हिंदुत्व की लाइन लेके आ रहे हैं। ऐसे इस प्रकार की जनता में भावना है, तो इनको काम करना क्या, किसके लिए इनको चुना गया और काम कर क्या रहे हैं, ये दोनों भावना बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ काम हो रहा है, ये हमारी भावना है। नितेश राणे जी ने, द्विवेदी जी, नितेश राणे जी ने खुलेआम कहा, आप कहते हो कि प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते हैं नितेश राणे जी बार बार। नितेश राणे जी ने कहा कि ऐसे कार्रवाई होने वाला है कि पाकिस्तान में बैठे इनके जो आका है वो हिल जाएंगे, उनको आका याद आ जाएंगे। तो नितेश राणे जी बार ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, द्विवेदी जी। लेकिन नितेश राणे हो या भाजपा कोई प्रवक्ता हो या भाजपा के नेता हो, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, अभी मैं आपके पांडे जी का सुन रहा था, ज्ञान भरी बातें, मतलब हम लोग तो बच्चे सर हैं, कहाँ हम लोग ज्ञान तरह रखते हैं, कहाँ हम लोग हिंदूवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं। देश में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदूवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं। औरंगजेब से कब, जो अब 318 साल पहले खबर थी, अभी अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल प्रधानमंत्री रहे सर, अभी 11 साल से सरकार में है माननीय मोदी जी, तब खबर याद नहीं आई सर, क्यों? तब क्या था भाई, कब तो 318 साल पहले से ना सर जी। आरएसएस कुछ कहती है, जब आरएसएस की जरूरत होती है तो आरएसएस महान हो जाती है, आरएसएस की बात मानने लगते हैं। अब आरएसएस का साहब ये कोई मुद्दा नहीं है, सही बात है। अरे भैया, मुर्दों पर राजनीति कब तक करोगे? सुशांत सिंह पर राजनीति की सरकार गिराने के लिए आपने तड़ी पार, हमारे अमित शाह जी चले गए बिहार, एफआईआर दर्ज करा दी, वहां चले गए सीबीआई, उनसे जांच शुरू करा दी। 3 महीने 4 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत चलता था। क्या हुआ आखिरी में? इस तरह की घटना है। और 2019 में हमारे जवान शहीद हुए, माननीय मोदी जी को शर्म नहीं आई, मुझे कहना नहीं चाहिए, उनके नाम से वोट मांग रहे थे। अब आप कब्र बिना, जैसा शैलेश पांडे जी का भाषण आप सुनवा दीजिए तो यही होगा कि शैलेश पांडे जी ने ही बस विष्णु पटक रचना की है और भजन दल की रचना की है, इनके द्वारा ही सब कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि इनकी मंशा यही है। कभी कहेंगे साहब मथुरा काशी हमारे लिए जरूरी है, कभी कहेंगे हमारे लिए बनारस में आइए, कभी कहेंगे हम आगरा जा रहे हैं, कभी कहेंगे मथुरा जा रहे हैं, कभी अब आप औरंगजेब आ गए साहब। भैया, इन राजनीति से ऊपर उठके अगर जनता की तरफ ये इससे परेशान मत होइए, इससे खुद मत होइए,
क्या दिल्ली में जीत जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जीत जा रहे हैं, केंद्र में जीत जा रहे हैं, फलानी जगह जीत जा रहे हैं? देखिए जनता है, जनता सब जानती है, सब द्विवेदी जी। देखती है, और जनता जब जवाब देती है तो अच्छे अच्छे नेता पैदल हो जाते हैं। द्विवेदी जी, एकनाथ शिंदे जी ने राज किया, एकनाथ शिंदे जी ने 56 आपको कांग्रेस बार ने बार राज किया। एकनाथ शिंदे जी ने बार बार आपको याद दिला दिया कि आपने हमेशा धोखे की राजनीति की है, धोखे की राजनीति किया। उन्होंने गिना दिया, उद्धव जी गए थे, उद्धव ठाकरे जी दिल्ली गए, नरेंद्र मोदी जी के सामने वो नोटिस मिलने के बाद नरेंद्र मोदी जी के हाथ मिलाया, सब कुछ कर दिया, बोले हम बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे, वापस आए, फिर धोखा दे दिया और बार बार ऐसे धोखा दे दिया, हिंदुत्व को छोड़ दिया। इसलिए एकनाथ शिंदे जी ने पूरे ग्रुप को, तो बार बार आपने धोखे की राजनीति किया है द्विवेदी जी। एकनाथ शिंदे का बेकार बात करते हैं, डिबेट में कोई मतलब नहीं। वो गुलाम हो गया सर, वो आदमी मुख्यमंत्री जरूर है, गुलाम हो गया सर, गुलामी कर रहा है वो। अगर गुलामी नहीं करेगा, 28 करोड़ रुपए का अभी केस दर्ज हुआ सर परिवहन निगम पे। अगर वो गुलामी नहीं करेंगे तो भी चले जाएंगे जेल। और देखिए अब तो चुनाव की जरूरत ही नहीं सर, अब तो पार्टी तोड़नी है, विधायक तोड़ लीजिए। ना संविधान जरूरत है, ना किसी नेता की जरूरत है, ना किसी जरूरत है, ना कोई पद की जरूरत है, ना एफिडेविट की जरूरत है। 40 विधायक तोड़ लीजिए, पार्टी बदल गई। ईडी सीबीआई इनके हाथ में भी है सर। तो देखिए उद्धव ठाकरे ने मुंह से ताव देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं। यह शिवसैनिक इसे कहते हैं सर जी। शिवसैनिक कभी डरता नहीं है, भागता नहीं जी, है, दुरुस्त बात। पीछे नहीं हटता है। हम शिवसैनिक हैं, हम डरते नहीं, भागते नहीं है। शैलेश पांडे जी की अगर बात ढांचा जाए गिराना सर, था आपकी तो इजाजत हो ढांचा तो। गिराया, ढांचा गिराना था गिराया, ढांचा गिराया सर। के लिए भागे नहीं, वहां मानते खड़े हैं। रहे, डटे रहे। मानते लेकिन हैं। विष्णु प्रसाद बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां से भाग गए थे। आज ये मुद्दा की बात करें, मुद्दा नहीं है। अरे औरंगजेब की कब्र मुद्दा क्यों बना रहे हो भाई? सर अरे मैं- ढांचे की सर, समय पांडे जी के पास सरकार जाऊं? आपकी नहीं थी, अब तो सरकार आपकी है ना। अरे ज्ञापन दीजिए और चलिए, मैं भी आपसे चलता हूँ सर। पांडे जी आप बेकार औरंगजेब की तारीफ कर रहे हो। अरे मैं चल रहा हूँ, सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदीप जी बजाज जी औरंगजेब का नाम किसी ने लिया हो सबसे ज्यादा तो शायद शैलेश पांडे जी ने लिया। आप तो अपनी मैं- डिबेट सर, देखिएगा, मैं अपनी शैलेश पांडे जी डिबेट के आप पास चले देखिएगा। जाऊं नहीं। सबसे ज्यादा डिबेट में अगर नाम लिया किसी ने औरंगजेब का, क्योंकि औरंगजेब इनको दिखाई पड़ने लगे अब महात्मा। अब औरंगजेब के बल पे ही राजनीति कर सकते हैं। अरे भैया कब्र खुदवानी है तो मोदी जी से बात करिए और फडणवीस जी से बात करिए, एकनाथ शिंदे से बात करिए, अजीत पवार जी से बात करिए और जाके तोड़ दीजिए। हम भी सब में चलते हैं, कौन आपको रोक रहा? जी। लेकिन डिबेट में आके शैलेश पांडे जी। इनके संग ऐसा जी, जी, किया, जी, जी, इनके दुरुस्त संग ऐसा किया, इनके संग ऐसा, इतिहास जी, सब द्विवेदी जी। जानता भैया। जी, लेट्स गो टू तो हम शैलेश उसमें भक्त पांडे। नहीं हो शैलेश रहे। पांडे जी, हम तो कहते हैं कि शांति भंग ना हो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आपके किसी शांति भंग होनी भी नहीं चाहिए। कि महाराष्ट्र की शांति भंग ना सर हो। वहां पर हर शांति कोई भंग कर सहमत दी। है, आपसे हर कोई सहमत है वहां पे। शैलेश पांडे आपने जी, शांति भंग कर दी नागपुर शांति में। भंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। वी एग्री। अब आप क्या कह रहे हैं साहब? ये तलवार लेके आए थे, ये सर, सवाल तो लेके पूछने आए दें थे, मुझे। ये लेके आए थे। द्विवेदी शांति जी। भंग किसने की? द्विवेदी जी मैं सवाल पूछ लूं? शैलेश पांडे जी, इसके पहले कि आप जवाब दें, एक छोटा सा मेरा सवाल है सर, छोटा सा सवाल है, लेकिन बहुत गंभीर सवाल है सर, इसको जरा गंभीरता से सुनिए प्लीज। सर 1989 में, उसके पहले 1982-83 में विष्णु हरि डालमिया जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे विश्व हिंदू परिषद के। और उसके बाद जब इनफैक्ट जब रज्जू भैया बने आरएसएस के चीफ, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि यार देखो ये 3 जगह हमको दे दो। कौन सी 3 जगह? राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मस्थान और काशी विश्वनाथ। ये 3 जगह हमको दे दीजिए, बाकी हम कुछ नहीं मांगेंगे। आपको लगता नहीं है सर कि मुस्लिम समुदाय में से भी अब जितने भी लोग फॉर एग्जाम्पल काशी विश्वनाथ का विरोध कर रहे हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है वो हमें मतलब हिंदुओं को नहीं सौंपनी चाहिए, और कृष्ण जन्मस्थान का विरोध कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि वो विरोध वापस लेना चाहिए? बड़े आराम से ये दोनों बाकी साइट जो हैं वो हैंडओवर कर देनी चाहिए। उसके बाद ये औरंगजेब का मुद्दा, ये मुद्दा, वो मुद्दा सब अपने आप खत्म हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं देखेगा। आपको लगता नहीं ऐसा होना चाहिए सर कि सद्भावना की अगर बात करते हैं तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए ना सर? बताइए जी राहुल पांडे जी, जी, बिल्कुल बोलिए मुझे सर। याद है और पूरी दुनिया को भी याद है,
और विशेष तौर से मैं द्विवेदी जी को याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने यही बात कही थी कि देश के अंदर मुगलों ने 3000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा और हम ये मांग करते हैं कि आप अयोध्या, काशी और मथुरा, तीन जो हमारे हिंदुओं के प्रमुख देवस्थान हैं, जो आराध्य आप दे दो आप नहीं, आप बीच में मत बोलिए। लेकिन आज ये द्विवेदी जी भाग रहे हैं, ये द्विवेदी जी और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी हिंदू हम तो भाग रहे, चलो कब गिरा रहा, कब तोड़ रहे बताओ मुझको, और ये औरंगजेब कब तोड़ रहे बताओ मुझको। और राजीव जी मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए। मुझे ये बताइए, और बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अयोध्या की बात है बस, न काशी न मथुरा। मैंने कभी कहा था सर, मैंने प्रश्न पूछा है सर द्विवेदी जी, मैंने प्रश्न पूछा शैलेश पांडे जी से। ठाकरे का रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उन्होंने तीनों जगह का नाम लिया था, अयोध्या, मथुरा और काशी का, कि आप ये तीन हमको दे दो। लेकिन तीन तो छोड़ो, ये उद्धव ठाकरे, द्विवेदी जी जाकर कांग्रेस की गोद में बैठ गए। आप बात करें बैठ गए तो क्या हुआ, बैठ गए तो क्या हुआ भाई, तुम्हें क्या मिनट चले भाई, तुम भी बैठे ना, तुम भी पीटीपी में बैठे ना, तुम भी तो बैठे ना, तुम क्या बैठ गए थे भाई कश्मीर में जाके, जब लखनऊ में चल रहे चलते जब लपातू में पहुंच गए थे कश्मीर में, क्या बैठ गए थे भाई, क्यों पहुंच गए थे भाई कश्मीर। उद्धव ठाकरे को भी शर्म आनी चाहिए। हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान, संजय राउत लिखते हैं सामने के अंदर, हिंदू तालिबान, हिंदू, ये शर्म आनी चाहिए। आप आनी चाहिए, आप एक तरह से मुस्लिम परस्त, मुस्लिम तुष्टिकरण की पार्टी बन गए। तुमको आनी चाहिए भैया, पांडे जी ज्ञान मत बांटो यहाँ पे जबरदस्ती का। आप हिंदुओं का इतना तिरस्कार करेंगे, आप हिंदुओं को हिंसक कहने वाले, भगवान राम के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाले कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर हिंदुओं को तालिबान कहेंगे, हिंदू पाकिस्तानी कहेंगे, ये सरासर देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और इसीलिए एकनाथ शिंदे को आप गुलाम कहते हो, तो उद्धव ठाकरे और आप क्या कांग्रेस के गुलाम हो क्या? आप इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सत्ता चला रहे थे, तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी के गुलाम थे? आप आज क्या कांग्रेस पार्टी के गुलाम हो? आज क्या शरद पवार के गुलाम हो? आप इंडिया अलायंस के गुलाम हो? कौन के गुलाम हो? अरे किस तरह की भाषा आप इतने बुजुर्ग होके चैनल पर कमला बाई का कोठा, आप एक पूर्व कमला बाई का कोठा, कमला बाई का कोठा, धनंजय चुनरकर, एडवोकेट धनंजय कमला बाई का कोठा है, भाजपा कमला बाई का कोठा है। मैं चुपचाप सुनता रहा, लेकिन भाजपा कमला बाई का कोठा पांडे जी, कमला बाई का कोठा, कड़वी लगती है, भाजपा कमला बाई का कोठा है, सच्चाई का और आप इसे बार बीच में टोक रहे हो। लेकिन अगर आप कोई आरोप लगाते हो तो आप आरोप के उत्तर आपके अंदर रहना चाहिए। पांडे जी समझ गए, पांडे जी आपके बातें आगे, पांडे जी आगे जुनरकर, आपने जो पूछा जुनरकर साहब को पूछ रहे थे, जुनरकर साहब पांडे जी ने चार्ज लगाया आप चार्ज लगा दिया है जुनरकर साहब कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स अभी भी आप प्रैक्टिस करते हो। जुनरकर साहब आज कितना लाचार हो गए। जुनरकर साहब अपीसमेंट पॉलिटिक्स में आप डूबे हो। आप आज भी उतना आवाज नहीं उठा रहे। नागपुर राइट्स में आप आवाज नहीं उठा रहे फॉर मुस्लिम अपीसमेंट। आप वकाफ रिफॉर्म्स के खिलाफ बात कर रहे हो जुनरकर साहब। राशिद आलवी साहब सब मुसलमान को इकट्ठा करके कह रहे कि आप रास्ते पर आ जाओ, हमको वकाफ रिफॉर्म्स के खिलाफ, जैसे फार्मर्स आंदोलन चले थे 2 साल, वैसे मुस्लिम आंदोलन चलेंगे वकाफ बिल के खिलाफ, वकाफ रिफॉर्म्स के खिलाफ। आर्टिकल 370 होगा, महाकुंभ हो गए, राम मंदिर हो गए, हर जगह आपने मुस्लिम अपीसमेंट किया। जुनरकर साहब ये पांडे जी का चार्ज है, शैलेश पांडे जी का चार्ज है आप पर जुनरकर साहब।
देखो, पांडे जी के एक भी चार्ज को मैं मानता नहीं हूँ। मुझे बोलने को दीजिए। महाकुंभ में सनातन धर्म का महाकुंभ को किसी ने विरोध नहीं किया। अयोध्या के महामंदिर हो गया, उसके बारे में किसी ने विरोध नहीं किया। और मुस्लिम अपीजमेंट की बात ये कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ किसने सरकार बनाई थी? महाकुंभ का जुनर के साथ एक सेकंड किसने सरकार बनाई थी? जुनर के साथ एक सेकंड आज की तारीख में ये एक सेकंड आवाज नहीं आ रहा है मुझे। आप पांडे जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिनिश योर पॉइंट सर। पांडे जी अपना पॉइंट पूरा करें। ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है तो और क्या अपमान है? पांडे जी अपना पॉइंट आप पूरा करें। पांडे जी अपना पॉइंट पूरा करें प्लीज। आप दोनों प्रवक्ताओं के, कांग्रेस के और शिवसेना के, मैंने सारी बातें सुनी, लेकिन जब मैं उत्तर देने लगा, जब मैं सच्चाई बोलने लगा, तो द्विवेदी जी को मिर्ची लग गई। उन्होंने मेरी बातें काटनी शुरू की। क्यों वो बात काटोगे? द्विवेदी जी, that is being unfair. द्विवेदी जी, that is being unfair. द्विवेदी जी, मुद्दा उठाओ। द्विवेदी जी, जब आप बोल रहे थे, पांडे जी एक सेकंड, शैलेश पांडे जी एक मिनट। द्विवेदी जी जब आप बोल रहे थे, पांडे जी ने कुछ नहीं बोला। आपने बाला साहब ठाकरे द्विवेदी की बात जी, को तिलांजलि प्लीज। दी, उनके विचारधारा को तिलांजलि दे दी, हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी। हिंदू कह रहे हो, पाकिस्तानी हिंदू कह रहे हो। जाके आप भी नमाज पढ़ो जी। आप पांडे जी प्लीज फिनिश योर पॉइंट। तुष्टिकरण की हद होती है। आप हिंदुओं को तालिबानी कहोगे, तो पाकिस्तानी कहोगे। जनता ये सब देख रही है, पढ़ रही है, सुन रही है जी। अभी तो सिर्फ महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हुआ है, अब पूरे देश से और इंडिया अलायंस में सुपड़ा साफ हो जाएगा। द्विवेदी जी जो पॉइंट उठाया कि आप तुष्टिकरण में बिलीव करते हो, आर्टिकल 370 का अपोज किया, राम मंदिर में आप चले नहीं गए, महाकुंभ का विरोध करने लगे। अब कांग्रेस कह रहे हैं कि मुसलमान बाहर निकलकर वक्फ रिफॉर्म का जमीन पे आकर विरोध करे 2 साल, तो उसमें भी आप कुछ नहीं करे। तो मुस्लिम इंपीचमेंट कब तक चलेगा द्विवेदी साहब? कब तक द्विवेदी जी, इंजीनियर्स संजय द्विवेदी जी, कब तक ये सब चलाएंगे आप? देखिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, And that, by the way, was Pradeep ji asking a question. I don't know why our chaps have decided they're not going to show us. I don't really know why. पूछा, हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। बाला साहब ठाकरे कभी भी उन्होंने साबिर शेख को मंत्री बनाया था, मंच बैठे थे, मेरा यूट्यूब पे है। उन्होंने कहा कि साहब हमारे किसी मुसलमान से मेरा कोई मतभेद नहीं है। देखिए, हमारे साबिर शेख जी मंत्री हैं और कितने सही है, ऐसे हमारे पास बहुत से मंत्री हमारे पास हैं। इस देश में विपक्ष में है, इस देश में विपक्ष में है। बोल लीजिए पहले आप पांडे जी, सम्राट कोठा बोल लीजिए, कोठा बोल लीजिए भाई, द्विवेदी जी ने हिंदू कोठा बोल लीजिए भाई। बाला साहब कह रहे, मैं तो नहीं कहता हूँ भाई, ये आरोप है। इन्होंने हिंदू और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का भक्त हूँ। और हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने ये बात कही थी। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, मैं राजीव जी को भी भेजता हूँ, मैं द्विवेदी जी आपको भी भेजता हूँ, आप उसको देखिए, पढ़िए। लेकिन जिस तरह का संजय राउत औरंगजेब केवल खोदनी है, खुदवाइए ना। अरे पांडे जी, यहाँ पे अभी उस मुद्दे पर नहीं चल रही है, यहाँ पे सिंपल मुद्दा है औरंगजेब। जो औरंगजेब आपने 10 बार नाम लिया, 2 बार नाम लिया आपने। जनता आपको खुदवानी चाहिए कि नहीं खोदनी चाहिए? विधानसभा चुनाव में आपका सर एक चीज मैं बताऊं आपको, शैलेश पांडे जी, एक सेकंड सर आप ही की बात बोलने वाला हूँ। शैलेश पांडे जी, आप ही की बात बोलने वाला हूँ। द्विवेदी जी, आपने बाला साहब ठाकरे की बात सुन, आपने बाला साहब ठाकरे की बात करी। एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं, बाला साहब ठाकरे का बहुत बहुचर्चित इंटरव्यू है, जिसमें बाला साहब ठाकरे ने, मैं आपको भेज देता हूं, वील शेयर इट विद यू एंड वील प्ले इट हियर। देखिए, आप दूसरा विषय मत लीजिए, पूरी बात सुनिए सर, पूरी बात सुनिए। पांडे जी पूरी बात सुनिए प्लीज पूरी बात सुनिए मेरी। बाला साहब ठाकरे ने यह कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में काशी और मथुरा नहीं है, तो मैं अटल जी और आडवाणी जी से बात करूंगा और कहूंगा कि इसको डालें, काशी और मथुरा हमारे पास आना चाहिए। यह बाला साहब ठाकरे ने कहा है।
और कोई अगर यह बोलता है कि ऐसा इन्होंने कभी नहीं बोला है तो उनको शायद जानकारी नहीं है। यही मैंने कहना था सर। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। जी। और मैं जो कह रहा हूं कि बाला साहब ठाकरे ने अयोध्या, काशी, मथुरा तीनों मंदिरों की मांग की थी, जी, ये जी। सच है। मैं इसका वीडियो कोई दो राय नहीं है इसमें। प्रवक्ता ने इसको डिनाई किया है, उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट सर शायद जानकारी नहीं होगी उनके पास। बोलिए ना भैया, अपने हिंदू समाज का अपमान क्या है, हिंदुत्व का अपमान क्या है? बोलिए ना। आप जो इतना लंबा नहीं नहीं, ये जो स्टेटमेंट है संजय राउत ने आज सवेरे किया है। संजय राउत ने बरोड़कर बोल दिया आज कि एक ही चीज मांगा था बाला साहब ठाकरे ने। पाकिस्तानी कह रहे हो। आज द्विवेदी जी, आपका संजय राउत स्पोक्सपर्सन, उन्होंने कहा था कि एक ही चीज मांगे थे, बाकी तीनों ये चीज स्पष्ट हो गया कि सच्चाई तीन चीज है। मांगे। तीनों चीजें मांगी थी। जो हम लोगों को मालूम है, जो हम लोग पता है, जो हम लोगों ने देखा है, So we'll share it. वीडियो हम लोग देखे हैं, उसमें सिर्फ अयोध्या गुरु ने बात की। So we'll send it to you. सर आई शेयर इट विद यू। सर राजीव शुक्ला को इंटरव्यू दिया था, मुझे नहीं। सर सुन लीजिए, सर सुन तो लीजिए एक मिनट। बोलिए। सर हमारी बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि अगर काशी मथुरा का इसमें नहीं पड़ा हुआ इनके एजेंडे में तो इसमें डालें, लेकिन भाजपा ने कब कहां डाला मुझे बता दीजिए आप। भाजपा ने उसको अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला। सरकार बनी थी, सर सुन लीजिए, सबसे किनारे पहुंचा दिया, सबसे आखिरी पहुंचा दिया था। मंदिर मुद्दे को तो सबसे आखिरी पहुंचा दिया था। जब इन्होंने गठबंधन के अंदर सरकार बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, आप वो भी देख लीजिए, उठा के इनका देख लीजिए, वचननामा या घोषणा पत्र जो भी है, सबसे पीछे पड़ा हुआ है वो, दाएं बाएं किनारे तरफ। बात हम इसकी नहीं कह रहे हैं, यहाँ औरंगजेब की बात चल रही है। मैं एक बात कह रहा हूँ, लेकिन सर ये कहना कि अभी देवेंद्र फडणवीस की सरकार औरंगजेब गलत कैसे खुलेगी बताइए? धंधा प्रदर्शन से खुलेगी सर? औरंगजेब में कवर जो है कि धंधा प्रदर्शन से खुलेगी, क्या पोस्टर जलाना से खुलेगी, कपड़ा जलाना से खुलेगी? कैसे खड़ी हो गई? अरे भाई मेरी बात सुन तो रही है पांडे जी, प्रदीप जी, क्या मुझे आप बताइए, औरंगजेब की जो खबर है वो कैसे खुलेगी? धंधा प्रदर्शन से खुलेगी या मुख्यमंत्री से खुलेगी या प्रधानमंत्री से खुलेगी? आप जो पूछ रहे थे और सामने में छपता है हिंदू तालिबानी, हिंदू पाकिस्तानी। ये देश हिंदू तालिबान की तरफ जा रहा है। शैलेश पांडे जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सुन लीजिए। आप वेरी इंपॉर्टेंट, आप लीजिए, आप भी सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील देवधर जी एक वरिष्ठ नेता है संघ के, और वीएचपी से भी काम किए, सब हर जगह पे काम किए। सुनील देवधर जी बोले कि यहाँ पर औरंगजेब के जो टूम है, जो कबर है, उस पर अगर पत्थर फेंकने का एक प्रोग्राम बना दे, मीन्स एक टूरिज्म के हिसाब से बना दे, तो जबरदस्त टूरिस्ट फुटफॉल्स होगा। टूरिस्ट फुटफॉल बहुत जबरदस्त, पूरे देश विदेश से लोग आएंगे पत्थर मारने के लिए। तो ये एक्चुअली टूरिज्म के हिसाब से ने कहा कि एक बहुत अच्छा है, एक सुझाव है। आप ही के सुनील देवधर जी ने किया, क्या कैसे सोचते, क्या सोचते इसके बारे में आप? पांडे जी बोलिए सर। उनको तो खबर खुदवानी है, व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा सर, जैसे मक्का में शैतान पे मारते ना पत्थर, वैसे कंकड़ मारते हैं। देश की जनता के, सुनिए, देश की जनता के साथ है। देश की जनता का आज जो सोच है, जो विचार है, वो औरंगजेब की कब्र वहां से हटे, वो है, और हम उसके साथ हैं। और देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये फेलियर तो है सर। लेकिन पांडे साहब, ये तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। पांडे साहब, आपके साथ हर एक कोई सहमत है सर, दिल से। मैं आपको बता दूं, द्विवेदी जी भी आपके साथ सहमत है, और एक दिन मुझे पूर्ण विश्वास है, द्विवेदी जी मेरी पूरी बात सुन लो, मैं आपके सामने भविष्यवाणी कर रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे जी वापस एक होंगे। ये मैं यहां पर बोल रहा हूं, आज की तारीख में नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। उद्धव जी का घर है बीजेपी, और उद्धव जी के बगैर बीजेपी का काम नहीं चलता। आएंगे वापस सर, वो अलग बात है। लेकिन सर पांडे साहब, एक चीज तो है सर, सरकार आपकी है, इट इज योर गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री इज विद यू सर। तो इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? इतने ज्यादा लोग, मैं मानता हूं इफ्तारी का वक्त था, लोग बाहर थे, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। नमाज पढ़ के लोग बाहर आए थे, वहां पे एकदम रूमर फैला दिया गया। लेकिन सर, जो पुलिस स्टेशन है, उन्होंने देखा साथ में सामने 500-600 लोग हैं। उन्होंने जब और फोर्स के लिए फोन किया तो 2 घंटे लग गए फोर्स को आने में। तो सर ये फेलियर तो है ना सर। जो भी वहां पर पुलिस फोर्स में है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सर।
और पांडे साहब। पांडे जी पूरे देश में ये प्रॉब्लम है, ये आपके सिनर्जी नहीं है आपस में। पुलिस स्टेशन के सामने वो पहले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, दोपहर से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अरेस्ट करो, बजरंग दल वाले को उठाओ, ये करो, कंप्लेन करो। तभी पुलिस फोर्स एकत्रित होना चाहिए था, सब एक पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, जगह पे आना चाहिए था। पांडे जी देखिए कैसा है कि ये कहते हैं कि पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, ये शांति दूत है, शांति प्रिय है, और पुलिस को भी लगा होगा कि इस तरह का अंदेशा शायद ना रहा हो, लेकिन जिस तरह की साजिश और पुनर्नियोजितता से जी। ये कार्यक्रम किया गया है, तोड़फोड़ का, दंगा का, मारपीट का, ये समझ में आ रहा है कि इस देश में अभी भी ये समाज ऐसा सर समाज वो है जो अरेस्ट भी कर लिया सर उसको, के जो साथ मास्टरमाइंड है उसको अरेस्ट कर लिया। जो मास्टरमाइंड है जिसके द्वारा ये सारे मैसेजेस भेजे गए थे, जिसके कंप्यूटर द्वारा सबको, कि भाई ये तक कहा गया था कि वो मकबरा तोड़ दिया गया है, ये तक कहा गया था, ये उसको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन सिर्फ सिंपल सवाल ये है पांडे जी और द्विवेदी जी कि यार ये दिस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, इसको आराम से प्रिवेंट किया जा सकता था। पुलिस ने, जो लोकल पुलिस स्टेशन है, उसने मांग की थी सर ज्यादा फोर्स की। अगर वहां पे एक और टुकड़ी आर्म्ड पुलिस की आ जाती, कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं सर, उन्होंने देर कर दिया आने में, सीधी बात है सर। लेट्स एडमिट दैट फेलियर हुआ है सर। फेलियर को एडमिट करने में कोई शर्म की बात नहीं है सर। बोलिए सर, पांडे जी बोलिए। राजीव जी जी ये इसमें भी बहुत सारे एंगल से इंक्वायरियां चल रही है, जांच चल रही है, चल रही। किसी भी एंगल से जो भी चीजें आप कह रहे हैं, वो अगर कोई भी कमियां रही होगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। जी। जो देरी की होंगे, देवेंद्र फडणवीस जी एक फौलादी गृह मंत्री है और इसमें वो किसी भी तरीके से इसमें ढिलाई नहीं करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी फेलियर अगर जानबूझ के किया होगा, किसी ने गलती सर की जानबूझ के नहीं हुआ है सर, नोबडी टुक इट सीरियसली। सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अरे पांडे जी मैं कब बोल रहा हूं जानबूझ के हुआ है? सर किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं। हर एक को लगा यार ये क्या होने वाला है, जैसे आपने बोला ना रमजान का महीना चल रहा है, आज क्या होगा। राजीव जी जी राजीव जी जी राजीव जी हम लोग, आप लोग हमेशा, आप लोग विशेष तौर से और द्विवेदी जी हमेशा कहते हैं ये शांति दूत है, शांति के प्रिय है, रमजान महीना चल रहा है, उपवास है, बड़े शांति प्रिय है, तो किसी को इस बात का अंदेशा ही नहीं था। ये शांति प्रिय लोग एक क्रूर आतंकवादी के लिए ये अपने देश को ही जलाने लग जाएंगे। ये मानसिकता तो अब खुल के आ रही है ना, देश देख रहा है, महाराष्ट्र देख रहा है कि शांति दूतों का ये जो क्रूर औरंगजेब के प्रति, आतंकवादी के प्रति, छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारे के प्रति, सैकड़ों हिंदुओं के हत्याओं और सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले, हमारे गुरु तेग बहादुर की सर को कलम करने वाले, हमारे साहबजादों की हत्याएं करने वाले, तो भैया क्रूरता भरी औरंगजेब के प्रति कितनी संजीदगी और कितना इनका दरिया दिल है, ये तो अब देख। बट द्विवेदी संजय शैलेश पांडे, द्विवेदी जी जो कह रहे हैं, उद्धव जी जो कह रहे हैं कि ये सीएम का कॉन्स्टिट्यूएंसी, बहाल सीएम का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर है, और ये सब होने के बावजूद ये सब हो रहा है, तो ये फडणवीस जी के उंगली फडणवीस जी पर पॉइंट आउट करते हैं, द्विवेदी जी फडणवीस जी पर पॉइंट आउट करते हैं, आरएसएस पे पॉइंट आउट करते हैं कि क्या। देखिए मैंने देखिए प्रदीप जी, बजाज जी, मैंने शुरू में बता दिया आपको, जब आप उत्तेजक बातें करेंगे तो अगर पांडे जी को इतना कष्ट है कि कुछ लोग वहां पर रह रहे हैं, शुरुआत कौन की? अरे भाई सुन लीजिए, तो आप ही बोल लीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा। आप मेरी बात सुने तो मैं चुप हो जाऊंगा। अबू आदमी कौन है? विधायक अबू आदमी कौन है? वो तो फांसी दे दीजिए, आपके मित्र फांसी दे दीजिए भाई, उसके धन्यवाद करने क्या जरूरत है? अरे भाई फिर चिल्लाने लगे, अलायंस में उद्धव बालासाहब चिल्लाने लगे भाई। सर बट आई होप इट वोंट स्प्रेड। पांडे साहब उन्होंने तो माफी भी मांग ली है, शिवसेना भी जवाबदार है सर। अबू आजम आजमी ने माफी मांग ली है, गठबंधन करके बैठे हो, ये महाराष्ट्र में। अरे भैया अबू आजमी फांसी ना माने, सर अबू आजम आजमी ने माफी मांग ली है सर, उन्होंने अपने शब्द वापस लिए। उसमें तो आप एक शब्द बोलते ही नहीं हो, आपके मुंह में लेकिन पांडे जी और द्विवेदी जी, मैं आप दोनों महानुभावों से उम्मीद करता हूं
कि ये महाराष्ट्र में और नहीं होगा सर। महाराष्ट्र की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है सर, महाराष्ट्र का कैरेक्टर ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जहां तक मैं समझता हूं। थैंक यू बोथ, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराष्ट्र की शांति के लिए लगाई आपने, लगाई इंडिया अलायंस ने लगाई सर, भैया, महाराष्ट्र की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति, ओम थैंक यू शांति। सर, थैंक यू वेरी मच शैलेश पांडे जी, you, sir. एंड यू आर लुकिंग वेरी गुड, बहुत बढ़िया लग रहे हैं सर। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Well, that was very, very agitated and very passionate. But my point is, why can't people just take responsibility in the sense that fine, we were caught napping. We never expected this. सीधी बात है ना सर। After all, you see about 500, 600 people gathered in front of a police station. Sir, if you see the manifestation, it started about few weeks back when Fadnavis ji himself said the tomb, I want the tomb to go. Yeah. That ISI protection. And then after that, everything starts. Abu Azmi, you got, Bajrang Dal, Vishwa Hindu Parishad, all coming up. So it was rapidly building up. And if you say that as a Home Minister, you don't, and a CM, you don't know that this might flare up anytime, that means it. But why Nagpur? No. Point is, Pradeep ji, but why Nagpur? Because the It session could is flare up here. anywhere. It could have flared up anywhere. And the government had to be totally vigilant because you had Nitesh Rane every day pointing out something, talking inflammable जी, दुरुस्त kind बात। of speeches. So it was building up. To say that this happened. और तो और छोड़िए प्रदीप it's जी, not. you are absolutely right. Ajit Dada Pawar actually in public asked Mr. Nitesh Rane to show restraint. He said, you are a member of the cabinet, please show some restraint. Don't talk in this manner, please. Now, my point is, And in spite of that, he didn't. He didn't Nor stop. did Mr. Fadnavis openly out in public or in the Vidhan proceedings tell that I have informed Nitesh Rane, he won't do it. He never did it. He never did. In fact, he went one step further and went on provocative kind of statements. So it Making- was clear that it was coming from Mr. Fadnavis himself. including today. क्या बोला उन्होंने? उनके आका जो पाकिस्तान में ऐसा कुछ पाकिस्तान वो ऐसा कुछ बोला उन्होंने। यस वो भी याद रखेंगे। तो it is happening and it is definitely Mr. Fadnavis knew that he is playing with fire because the way things were. I can only hope with everybody, with all the rest of you, that I hope it doesn't spread. आगे ये ना बढ़े, इसकी हम दुआ करते हैं, इसकी हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों ने आज तक जो अकल से काम लिया है उसी अकल से आगे भी काम लें और महाराष्ट्र की शांति, पूरे देश की शांति बरकरार रहे। Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही, प्रदीप जी और मेरी तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया, प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल। वो घंटी भी बज गई है, घंटी सुन रहे हैं ना आप? To the fastest growing channel in the nation. But my request is what I said earlier, what I asked Shailesh Pandey ji and then Dwivedi ji interrupted etc. कि साहब देखिए ऐसा है कि राम मंदिर अयोध्या पे तो चलो कंट्रोवर्सी थी, डिबेट हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन काशी विश्वनाथ पे तो कोई डिबेट ही नहीं है। प्रदीप जी, फैक्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर। But फिर भी विरोध तो था ना सर? मैं विरोध अभी भी है, Yes, yes. मैं उसी की बात कर रहा हूँ। The मैं organization, the Muslim organization is totally सर पूरी बात सुने stubborn. जी। दूसरा, कृष्ण जन्मस्थान, कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर है जो राजा जयसिंह ने बनवाया, उसको भी तोड़ा गया। मेरा ये कहना है कि दोनों जगह पर किस प्रकार मंदिर तोड़े गए और वहां पर इधर मथुरा में ईदगाह बनाया गया और वहां पर मस्जिद बनाई गई। मेरा ये कहना कि अगर ये दोनों जगह और जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी इसका विरोध कर रही हैं वो आकर के कह दें कि भैया हमारे लिए ये नापाक जमीन है। क्यों? क्योंकि यहां पे मंदिर हुआ करता था और ये तो कुरान शरीफ में है, क्लियर कट है कि किसी और की धार्मिक इमारत को तोड़ करके आप वहां मस्जिद नहीं बना सकते, तो वहां पर आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, ये क्लियर कट है। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो आज वापस दे दें, सर, द होल एटमॉस्फेयर ऑफ द कंट्री विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज। It is not happening. इट्स नॉट हैपनिंग, व्हिच इज सैड। शिवलिंग जहां ज्ञान व्यापी मस्जिद है, बाहर नंदी है, अंदर शिवलिंग presumptively it has to be there. And even if it is not there, if it is a belief among the Hindu sentiment that वहां शिवलिंग है और आप उसको वजू खाना के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ा वहां पर उसको वेकेट करने के लिए, तो it shows that no side is ready to... So the point is
this is the only way to shake hands and to hug everybody. That's it. Otherwise, this will continue. This will flare up in some other form somewhere else. That's it. At the end of the day, we have to live peaceably. Otherwise, there is the yogi solution. एक solution है, वो योगी आदित्यनाथ वाला solution है. सीधी सादी बात है. अगर आप वो चाहते हैं तो भाई ठीक है. So, तो क्या कर सकता है आदमी? योगी जी तो वही कर रहे हैं कि हम प्यार से आपसे चाहते हैं, मगर आप नहीं करोगे तो सब जाएगा. और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, मैं ये खुद मानता हूं कि 80% से ज्यादा जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस प्रकार की तनावग्रस्त स्थिति पैदा हो. ये छोटे से 3 या 4 या 5% लोग जो हैं, वो जान करके इस स्थिति को पैदा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में तनाव बना रहे. आई होप द 80 or 85% Muslims who really want this thing to end and who don't want this should come up and speak. That's what I think. Actually, 90% of Muslims don't know what's happening. Yes. ये जो विरोध कर रहे हैं, ये जी. जो create problem create कर रहे हैं, 1 to 2% है. Less than that. But Yes. unfortunately, because India is such a big place, Yes. there are 24 crore Muslims. Correct. So 1 or 2% will be how much, sir? That's huge. That's huge. And which are the people जो अभी उस चीज का कंट्रोल में है, जिसके That's right. कंट्रोल में है. और सबकी दुकान चलती है ना सर. सबकी दुकान चल रहे हैं वहां पर. और उसके बाद क्या होता है प्रदीप जी? डोनेशंस कम हर जगह से. Exactly. हर जगह से फिर आप पैसे मांगते हैं, कौम के लिए है, मजहब के लिए है, एंड इट वर्क्स फॉर द अदर साइड आल्सो. अगर आप यहां पर तनाव पैदा करेंगे, जो सामने वाले हैं वो भी बढ़ेंगे. इट इज लाइक द बैटल बिटवीन कोक एंड पेप्सी. Coke will come up with something, Pepsi will come up with Michael Jackson, Coke will come up with somebody else, and you know, we sell more and more colored drinking water. That's what we are doing. Prime Minister Modi has got this as a part of his top agenda Yes. to lift the country out from the slavery mindset. That's right. And this is what they say, slavery mindset. The person who has tortured you all his life, how can you even talk of praise? अरे भाई, मामले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए. मैं ये मान करके चलता हूं. काशी विश्वनाथ जो मथुरा में, काशी विश्वनाथ और मथुरा का कृष्ण जन्म स्थान, काशी विश्वनाथ सर पहला ज्योतिर्लिंग वहां पर आया. ज्योतिर्लिंग पहला जो प्रकट हुआ काशी में, और काशी का जो मंदिर है 4 बार डिमोलिश हुआ है सर, 4 बार. इट्स हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड. और वो तो फतवा है, औरंगजेब का फतवा. इट इज लाइंग इन द नेशनल आर्काइव्स. इट इज वेरी मच देयर. व्हाट आर यू आर्ग्यूइंग अबाउट? आई डोंट इवन नो व्हाट द आर्ग्यूमेंट्स आर. Rightfully speaking, they should have given it up long time ago, and they should have said, hey, listen, we are handing it over, thank you very much. But if you don't hand it over, then there's no stopping anything, Pradeep ji. Uske baad kya hoga? God help us. That's all There that I is can stubborn resistance by certain elements. That's say. Very small section. Yes. Very, very small section. And they're dragging the entire population into it. They are driving the agenda for both sides to gain and gain and gain. That's what's happening. Right, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहे नेशन नाउ. प्रदीप जी and I will of course be back tomorrow to give you the right picture, the actual picture, the objective picture of what is happening in the nation. That's why we are nation now. आप सबको नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे भारत माता की जय. Vande Mataram.